हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, एक तो राज्य का विधानमंडल और दूसरा क्या देखने वाले हैं, दूसरा हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस राज्य विधानमंडल, नहीं ये विधानमंडल नहीं होगा, दरअसल ये होना चाहिए था विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा स्टेट है जिसकी विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं। ऑप्शंस देखें, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत देश का मतलब कि शासन है वो कैसे चलता है। तो केंद्र में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है, राज्यों की अपनी सरकार होती है जिसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं। तो केंद्र में जो है उससे हम कहते हैं संसद। संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। किनसे किनसे, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 लोगों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। ऐसी ही जो व्यवस्था है वो आपको राज्यों में देखने को मिलेगी, और राज्यों में जो विधानमंडल होता है वो 3 लोगों से मिलकर के बनता है। वो कौन कौन है, एक तो विधानसभा, दूसरी है विधान परिषद और तीसरी है हमारी जो राज्यपाल होते हैं वो। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो विधान परिषद है वो सभी स्टेट्स में नहीं है। टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था है, और वो कौन कौन से हैं, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वो टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो विधानसभा और राज्यपाल, इनसे जो वहाँ का विधानमंडल है वो बनता है। तो आप देखिए क्या यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो राज्य की विधानसभा है अर्थात कौन सी वो विधानसभा है जहाँ पे सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो अपना यूपी है भैया, यूपी में सबसे ज्यादा विधायक चुने जाते हैं, और कितने, तो 403। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, वो हैं भैया 403। लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें जो हैं वो हैं 80। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मतलब राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी हैं और जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं। अगर नहीं आप बताइएगा तो फिर हम कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए फिलहाल के लिए आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। और इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि ना कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना है, अपर प्रीलिम्स में भी। आप देखिए इसके पहले जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में। तो इस वजह से कह रहे हैं कि भैया आपको नहीं पता अगर तो पता कर लीजिए, वरना हम खुद भी कमेंट कर देंगे। पहले आप कमेंट तो करिए, आज नहीं करेंगे हम, अगली बार मतलब 1-2 दिन बाद कमेंट करेंगे जब आप लोगों का रिस्पॉन्स मिले या ना मिले तब। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन में। तो विधानसभा सीटों की जो सर्वाधिक संख्या है 403, ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। तो और हमने ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पे आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। और हाँ, ये बात भी जाने रहिए, जैसे केंद्र में जो संसद है उसमें 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। सेम ऐसे ही आप देखिए कि राज्यों का जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह एक अस्थायी निकाय है, जैसे राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। अर्थात विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसको भंग करने की व्यवस्था नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि विधानसभा जो है वो भंग होती है 5 साल पे जब चुनाव होता है तो, लेकिन राज्यों की जो विधान परिषद है ये भंग नहीं होती, लेकिन इसको समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शंस देखें, 40, 450 या 450, 60 तथा 500, 60 और 500। अर्थात कम से कम इतने होने चाहिए और हाईएस्ट इतने होने चाहिए। अर्थात एक मिनिमम जो है अमाउंट होना चाहिए कि इतने तो कम से कम हो ही, इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक हाईएस्ट अमाउंट भी आपको बताना है कि इसके ऊपर भी जो मेंबर्स हैं वो नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आप देखें क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपना सी वाला। सी नहीं है जी, 60 और 500, सी ही है। सी डी दरअसल एक ही लिख उठा है ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो दरअसल चाहे आप सी कहें चाहे डी कहें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में ही मतलब कि 60 मिनिमम लिखा हुआ है और 500 अधिकतम लिखा हुआ है। तो उत्तर भी यही हो जाएगा, चाहे आप सी माने चाहे डी माने। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो भारतीय संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 170 है ये क्या बताता है, तो देखिए 170 में बताया गया है कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या अर्थात कम से कम 60 मेंबर्स तो होने ही चाहिए,
अधिकतम 500 और सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 403। तो और जोड़ लें भैया, 500 तक पहुँचा दें, क्या जाता है। गोवा में देखिए कुछ अपवाद भी है, मतलब भले ही ये अमाउंट रखा गया है कि कम से कम हर स्टेट में 60 जो है होने चाहिए मेंबर्स, लेकिन लक बाई चांस ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ अपवाद आपको देखने को मिल ही जाए। तो अपवाद स्वरूप कौन कौन से हैं? तो आप देखें, गोवा कितनी सीटें हैं विधानसभा की? केवल 40। सिक्किम, इसकी भी केवल 32। मिजोरम, इसकी केवल 40 है। और पुदुचेरी जो है ना हमारा मतलब यूनियन टेरिटरी, उसकी कितनी है? 33। उसमें भी आप देखें कि 30 लोगों का निर्वाचन होता है, 3 लोगों को जो केंद्र सरकार है ना उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शन हैं, इन्हें भी देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारा पीसीएस है ना वो ऐसे एक्सेप्शन से ही जो है क्वेश्चंस उठा कर पूछता है, ताकि जो बच्चे हैं जो केवल ऐसे सपाट में पढ़े हुए हैं सीधा सीधा, उनका जो नंबर है वो कट जाए। ठीक है, तो अपवाद जो है, जहाँ जहाँ अपवाद है उन्हें थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कह रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सीएम के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे केंद्र में आप देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, वही भूमिका राज्यों में किसकी होती है? सीएम की होती है। तो फिर देख लीजिए इनके बारे में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है ना वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो ये बात भी सही है। कह रहे हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। तो राज्यपाल जो है, तो क्या राज्यपाल कठपुतली थोड़ी ना है? तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो ये बात सही है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो जिसको जिसको कहते हैं उनकी सलाह पर आप देखिए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन सी वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हर एक काम अगर सीएम से पूछ के करेंगे तो फिर ये तरह तो ये मतलब कठपुतली हो गए। तो ऐसा नहीं है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला। इनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है जो ये अपने विवेक पे काम करने के लिए इनके पास हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कहाँ पे बताया गया है। पहले यही देखिए कि आर्टिकल जो 163 का क्लॉज 1 है, यानी संविधान का अनुच्छेद 163 का 1, इसमें बताया गया है कि इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा किया जाता है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक के अनुसार करे। ठीक है, उन सभी बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अर्थात 163 में बताया गया है कि कुछ बातें हैं जो ये अपने विवेक के अनुसार काम करेंगे, बाकी जो अन्य काम हैं वो किससे मतलब कि किसकी सलाह पे करेंगे? तो जो हमारे सीएम हैं उनकी सलाह पे करेंगे। ठीक है, और ये जो मतलब कि उनको सलाह देने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कौन है? तो यही मंत्रिपरिषद है। और इस मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन है? तो वही प्रधान मतलब कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि विवेकाधीन शक्ति अर्थात अपने विवेक से काम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फिर से मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। चयनित नहीं होता भैया, नियुक्त होता है। चयन करना और नियुक्त करने में अंतर होता है। तो यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर देखिए ए वाला हो जाएगा। अन्य स्टेटमेंट सही है कि वो राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त होता है। तो ये ठीक है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है। उनका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये भी ठीक है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 164 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करते हैं, ना कि उनका चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति क्या है। तो भैया ये क्वेश्चन अपर प्रीलिम्स में पूछा है, आरओ ने भी पूछा हुआ है। ऑप्शन देखें, 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। तो अच्छा, कह रहे हैं सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4,
10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो भैया यही हो जाएगा, ठीक है, कम नहीं, जो अधिक हो वही वाला माना जाएगा। तो कोरम या गणपूर्ति क्या है, तो 10 सदस्य हो या टोटल जो मेंबर्स हैं उनका 10वां हिस्सा होना चाहिए, ऑप्शन डी। कहाँ पे बताया गया है, तो अनुच्छेद 189 का क्लॉज 3 जो है वो बताता है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा अर्थात कानून बना करके अन्यथा कोई और उपबंध ना करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो वही होगा, ठीक है। तो आजकल आप लोगों के यहाँ गर्मी का क्या माहौल है जरा बताइए। तो हमारे यहाँ तो बहुत भयानक गर्मी है इस समय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन है भैया जो राज्य की आकस्मिक निधि के लिए उत्तरदायी है, किसी राज्य का विधानमंडल, संसद या उपराष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमसे दरअसल राज्य की आकस्मिक निधि की बात कर रहे हैं, तो संसद, राष्ट्रपति इन सब का कोई मतलब रहेगा नहीं। एक बार राज्यपाल होता तो हम लोग कंफ्यूज कर भी सकते थे। उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी कि किसी राज्य का विधानमंडल। तो जो राज्य का विधानमंडल है वो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। कहाँ पे बताया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 267 के 2 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से जानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं धन विधेयक के बारे में आप बताओ भैया। कह रहे हैं कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। संसद वाले में ये सब हम मतलब इस तरह की चीज़ें थी, हमने देखा हुआ था। तो यहाँ भी देख लीजिए कि ऐसा विधेयक जो धन विधेयक ना हो वो पहली बार अगर पारित करके विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसे कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है, कुल मिलाकर के ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देखें, 1 माह से अधिक तक नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक या 4 माह, तो भैया सी हो जाएगा, अर्थात 3 माह तक वो अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं रख सकते, ठीक है। देखिए कहाँ बताया क्या गया है कि अनुच्छेद 197 के अनुसार धन विधेयक से भिन्न यदि कोई विधेयक है और उसे विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और फिर विधान परिषद में पहली बार भेजा भी गया है तो विधान परिषद द्वारा उसे अधिकतम 3 माह तक रोका जा सकता है, ठीक है। यदि विधानसभा द्वारा उसे दोबारा पारित करके विधान परिषद को भेजा जाता है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। इस हिसाब से आप देखें तो हाईएस्ट जो उसको रोकने की पावर है वो 4 माह की है, यानी कि पहली बार में 3 माह तक रोक सकता है, दूसरी बार में तो ये भी कम हो जाता है, केवल 1 माह। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक रोक सकते हैं, तो मतलब 4 महीने के लिए। चलिए केंद्र राष्ट्र संबंध से देख लीजिए। तो विधानसभा से जो क्वेश्चन पूछे गए, विधानसभा अर्थात विधानमंडल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे केंद्र राष्ट्र संबंध से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है। तो केंद्र राष्ट्र संबंध यूपीपीसीएस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो स्पेशली जो इनका आयोग बना था उस मतलब उससे तो कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सा आयोग है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो अगर आपने हमारी अनुसूचियों वाला जो वीडियो है उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने उसमें अनुसूचियां समाप्त ही कर दी हैं लगभग। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है ना उसमें 3 सूची दी गई हैं और वो 3 सूचियाँ क्या बताती हैं कि कौन सा विषय पे कानून बनाने का किसके पास पावर है, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था कि 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण है उसके लिए संविधान की जो 3 सूचियां हैं उसको प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 4-5, तो भैया अनुच्छेद 4-5 ये नहीं आएगा। आप देखिए कि 4 वाला तो बताता है हमारा कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू परिवर्तन किए जाएंगे वो
संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के भीतर नहीं आएंगे। तो ये तो वैसे ही मतलब निपट गया। और ये जो अनुच्छेद 5 है, यहाँ से तो नागरिकता वाला जो प्रावधान है वो स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 5 से 11 तक। तो पहला वाला तो निपट ही गया। अनुच्छेद 56-57, तो ये भैया अनुच्छेद 56-57 देखिए तो राष्ट्रपति से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि 52 से जो है राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है वो शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 141-42 या फिर अनुच्छेद 245 से 246, तो ये जो 141-42 है ना, मेरे ख्याल से इसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ प्रावधान होना चाहिए, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसका जो सही उत्तर है वो 245 तथा 246 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 तथा 246 संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली जो विधियां हैं इनके विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। जबकि जो अनुच्छेद 246 है 7वीं अनुसूची की सूचीवन अर्थात जो संघ सूची में शामिल विषय हैं उस पर केंद्र को, तथा सूची 2 जो राज्य सूची में शामिल विषय हैं उन पर राज्य को कानून निर्माण करने की अनुमति देता है। ठीक है, और वहीं जो हमारी तीसरी सूची है जिसको हम समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, वहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, अगर दोनों ही में कोई टकराव होता है तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही मान्य होगा। ठीक है, और एक बात और भी जाने रहिए, जैसे सपोज दैट कोई ऐसा विषय है जो मतलब ना तो केंद्र सूची में उसका वर्णन किया गया है, ना राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, तो ऐसा कोई विषय अगर आ गया तो उस पे कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो भैया उस पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघ सरकार अर्थात संसद को होगी या केंद्र सरकार को होगी, और केंद्र सरकार के द्वारा उस पे कानून जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? उसको हम बोल देते हैं अवशिष्ट सूची के विषय। ठीक है, तो इन 3 सूचियों के इतर अगर कोई भी विषय आता है तो उसे हम अवशिष्ट सूची के विषय में शामिल करते हैं और उस पे कानून बनाने का जो मतलब कि जिम्मा है वो केंद्र को जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं वो कहाँ पे उल्लिखित है? अभी हमने देखा कंकरेंट अर्थात समवर्ती सूची, ऑप्शन सी वाला। तो समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु संघ और राज्य के कानून में अगर गतिरोध होता है तो संघ का कानून जो है वो प्रभावी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कर है जो एक कर संघ के द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? ऑप्शन देखें, कारपोरेशन टैक्स, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, रेलवे किराया तथा भाड़े पर कर और कस्टम जो कराता है वो। तो उत्तर देखिए भैया दिखा रहा है बी वाला कि संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर जो कर है वो संघ के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन संघ और राज्यों में इसको बांट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के विधायी संबंध दिए हुए हैं? ऑप्शन देखें, भाग 10 या फिर भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13। तो देखिए इसका उत्तर तो हो जाएगा बी वाला अर्थात भाग 11 में। ठीक है, तो केंद्र राज्य के जो संबंध है ये आप देखें, जो विधायी संबंध है मतलब कि भाग 11 में दिए हैं, जबकि जो वित्तीय संबंध है अगर उनकी बात की जाए तो ये आपको भाग 12 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? ऑप्शंस, राजस्व वितरण से बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की शक्ति से बिल्कुल भी नहीं, संसद की सदस्यता से भी नहीं, केंद्र तथा राज्यों का जो पारस्परिक संबंध है इससे संबंधित है सरकारिया आयोग। बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं ये भी आपको जाने रहना है, कब का है ये भी जाने रहिए। तो देखिए एक्सप्लेनेशन कि केंद्र और राज्य संबंधों का विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जुलाई 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? जुलाई 1983 में। इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट 1988 जनवरी में सौंपी गई थी। तो ये भी याद रखिए कि 1983 में आयोग का गठन किया गया, 1988 में इनके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई। और इसमें अगर आपसे पूछे कि और कौन अन्य सदस्य थे तो 2 अन्य सदस्य थे और उनके नाम कौन है? तो बी शिवरामन तथा एस.आर. सेन। ये अपर प्रीलिम्स ने ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, तो
यही इतने सारे क्वेश्चंस थे। अब 2 से 3 वीडियो और बनेगी, उसके बाद पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो में बताए गए पॉइंट समझ आए होंगे। अगर सब समझ आया है तो भैया लाइक शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप लोग आर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग और मैथ्स के, उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम अपने इसी चैनल पे वो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग डेली 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप उन क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने रीजनिंग जो है, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको देख करके अपनी जो तैयारी है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ सच में इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।